चलिए चाय पर चर्चा की अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने आपको बताया था कि पेट्रोल सस्ता हो गया, लेकिन वापस से मैं कहूँगी कि अभी गाड़ी लेके नहीं निकलना है क्योंकि रात 12 बजे से दाम बदलेंगे। तो दिल्ली कैबिनेट की बैठक में आज वैट घटाने को लेकर जो फैसला लिया गया है उसमें फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल सस्ता हो गया। फैसला दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत और बहुत बड़ी सौगात है। वैट घटने के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम में करीब 8 रुपए प्रति लीटर की बचत होगी। तो गुड़गांव वाले प्लीज गुड़गांव से पेट्रोल नहीं भरवाएं, आप दिल्ली से भरवा सकते हैं। दिल्ली से भरवा सकते हैं। अब तक मैं डीजल भी दिल्ली से ही भरवा रही थी क्योंकि दिल्ली में डीजल भी सस्ता है। इतना इजी है आपके लिए। आप जब चलती होंगी मतलब आपको तो धौलकवां से दिल्ली एंटर करना पड़ता होगा ना? नहीं, मैं धौलकवां से नहीं आती हूँ, मैं एमजी रोड से आती हूँ। और एमजी रोड पे जैसे ही पेट्रोल पंप पहले आता है गिटोनी में, मैं सबसे पहले वहीं से डीजल भरवाती हूँ। केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी के घटने के बाद कई राज्यों ने वैट में भी कटौती की थी, लेकिन दिल्ली में वैट नहीं घटने के कारण एनसीआर के शहरों के मुकाबले दिल्ली में पेट्रोल काफी महंगा चल रहा था। वैसे घटने की गुड न्यूज दिल्ली के चेहरे पे मुस्कान लाने वाली है ना? दिल्ली वालों, अगर आपने गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरवाया है तो रुक जाइए, आधी रात के बाद भरवाइए और 8 रुपए सस्ता पाइए। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल के दाम पर वैट यानी वैल्यू एडिड टैक्स में बड़ी कटौती की है। इस कटौती के बाद आज आधी रात से पेट्रोल के दाम करीब 8 रुपए कम हो जाएंगे। दिल्ली सरकार ने आज जनता को बड़ी राहत दी है। पेट्रोल पर लगने वाले वैट को कम कर दिया गया है, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 8 रुपए कम हो जाएगी। फिलहाल दिल्ली में जो पेट्रोल की कीमत है वो 103 रुपए 97 पैसे है, लेकिन आज आधी रात से इस दाम में 8 रुपए कम होने वाले हैं। मतलब आज आधी रात के बाद से दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 95 रुपए के आसपास पहुंच जाएगी। जाहिर है पेट्रोल के दाम में लगी आग से परेशान लोगों के लिए ये राहत की खबर है और लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, एक गरीब आदमी तो कहाँ से निकालेगा इतना पैसा। अब 8 रुपए कम हो रहा है तो बहुत बढ़िया है। सर बहुत राहत महसूस होगी, कुछ तो फर्क पड़ेगा इससे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज़ के दाम बढ़ते हैं। जब सरकार इस पर कंट्रोल करेगी तो बाकी चीज़ों के भी दाम ऑटोमेटिक कम होंगे, तो बहुत बड़ी राहत है। बहुत रिलीफ है सर, सरकार को थैंक्स बोलना चाहेंगे। अब आपको पेट्रोल के भाव में 8 वाली इस कटौती का गणित भी समझाते हैं। दिल्ली में फिलहाल पेट्रोल पर 30% वैट लग रहा है। आज आधी रात से वैट की दर घटकर 19.40% हो जाएगी। जो पेट्रोल अभी 103 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर है, वो 95 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर में मिलेगा। इस साल दिवाली पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी। इसके तुरंत बाद एनडीए शासन वाले राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटाया। पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी वैट में कटौती की। अंत में जनता का मूड देखकर दिल्ली सरकार को भी वैट घटाने का फैसला लेना पड़ा। दिवाली पर जब केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी पेट्रोल और डीजल पर, उसके बाद लगातार जो राज्य सरकारें हैं उन पर दबाव था। कई सारी राज्य सरकारें जहां पर बीजेपी की सरकार है, उन्होंने भी पेट्रोल के दामों से वैट कम किया था, जिसके बाद वहाँ रेट सस्ते हुए थे। दिल्ली में लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रही थी वैट कम ना करने के लिए, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने भी आज कैबिनेट में यह फैसला लिया है, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 8 रुपए सस्ती हो जाएगी। फिलहाल देश के 4 महानगरों में सबसे सस्ता पेट्रोल दिल्ली में होगा। दिल्ली में पेट्रोल का नया भाव 95 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर होगा। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का भाव 104 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 101 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है। इस समय सबसे महंगा पेट्रोल महाराष्ट्र के परभणी में बिक रहा है। यहाँ पेट्रोल 113 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर है और सबसे सस्ता पेट्रोल पोर्ट ब्लेयर में है, जहाँ 1 लीटर पेट्रोल के लिए 82 रुपए 96 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। केंद्र की एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद तेल कंपनियों ने 3 नवंबर 2021 के बाद से पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले दिनों में देश में तेल और सस्ता हो सकता है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलिए, दिल्ली वालों को तो गुड न्यूज़ मिल गई है। अब एक और गुड न्यूज़ दिखाती हूँ, और वो है, उसके लिए आपको मैं लेकर चलूँगी सूरत। हीरियां की गल करते हैं, असी केड़ा हीरियां तो घट है, 5-5 कुड़ियां क्यों हीरे की तरह चमक रही हैं 5-5 लड़कियां। सूरत लिए चलती हूँ, हीरों की चमक आपको दिखाती हूँ। डायमंड के काम के लिए मशहूर सूरत में इन दिनों माहौल खुशनुमा है। शादियों का सीजन, देखिए, ओहो विआह की गल होगी, हुण भाजी की गल किद्दां नहीं होएगी। पंजाबी जेडे आई एम श्योर कि शादियों में जो मिठाइयां मिलती हैं बेसिकली। भाजी के बारे थोड़ा सा ज्ञान दे दो। बिल्कुल, खबर हम बाद में बता देंगे, क्योंकि हम तो मतलब खाने के लिए बैठते हैं, है ना, खबरें बाद में सुना देते हैं। दरअसल ये किसी के यहाँ से भाजी आई है, किसी के यहाँ शादी हुई थी, तो दूल्हा दुल्हन को बहुत बधाई। और अगर आपके यहाँ शादी हो रही है तो हम सब तो बैठे हैं, भाजी का इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा भाजी आई है तो मुझे लगा कि सब्जी आई है, क्योंकि मुंबई में सब्जी को भाजी कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहते हैं? बायना बायना कहा जाता है। तो आप लोग अगर भेजना चाहते हैं इस शो पर, कुछ भाजी वगैरह भेजना चाहते हैं, तो वेलकम है उस चीज़ के लिए। हाँ, देखिए, क्रिसमस की तैयारी ने डायमंड मार्केट को किस तरह से चमका दिया है सूरत में। वहां पर वापस आते हैं और रेखा बताएगी किस तरह से। क्योंकि क्रिसमस का टाइम है, तो ऐसे टाइम पे तो जो अगर आप बाहर जाएं तो लाइटिंग वगैरह बहुत भाती है अमेरिका और यूरोप में इस वक्त, लेकिन डायमंड की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गई है। पिछले 2 साल की बात करें तो कोरोना की वजह से डायमंड इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हो रहा था, अच्छे नहीं थे उनके लिए दिन, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। 2019 के मुकाबले डायमंड एक्सपोर्ट में इस साल काफ़ी अच्छा इजाफा दिख रहा है। देखिए, कहीं शादी की खरीदारी, कहीं क्रिसमस की चकाचौंध, उत्सव के सारे रंग हीरों के संग। हीरो और जश्न का रिश्ता बड़ा अनूठा है। हीरे खुशियों को जगमग कर रहे हैं तो जल से हीरे की चमक बढ़ा रहे हैं। इसका सबूत है डायमंड सिटी के नाम से मशहूर सूरत। दुनिया में 90% हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग का जिम्मा संभालने वाले सूरत में डायमंड इंडस्ट्री इन दिनों बम बम है। कोरोना के चलते बीते 2 साल अच्छे नहीं रहे, लेकिन अब हालात सुधर रहे हैं। नए वेरिएंट की आहट के बावजूद देश में पाबंदियां घटी हैं। शादियों की खरीदारी पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। खुद सजना संवरना हो या फिर तोहफे देना, हीरे के गहने पहली पसंद हैं। इसके अलावा क्रिसमस भी सिर पर है। क्रिसमस गिफ्ट के लिए भी देश विदेश में बड़े पैमाने पर डायमंड ज्वेलरी की खरीदारी हो रही है। इसका सीधा असर सूरत की डायमंड इंडस्ट्री पर पड़ा है। अमेरिका और यूरोप से आ रहे ऑर्डर्स को पूरा करने में यहाँ के कारोबारी दिन रात जुटे हैं। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की माइनिंग कंपनियों ने रफ डायमंड का रेट बढ़ा दिया है। इसका असर हीरो की कीमत पर तो पड़ा है, लेकिन डिमांड पर इसका कोई असर नहीं। साल 2019 की तुलना में इस बार तैयार हीरो के निर्यात में 31% की बढ़ोतरी हुई है। अगर सिर्फ अक्टूबर महीने की बात करें तो एक्सपोर्ट में 16% का इजाफा हुआ है। ये ट्रेंड जनवरी तक बने रहने की उम्मीद है। जाहिर है, सूरत की हीरा बाजार में इन दिनों दम मारने की फुर्सत नहीं। दिन रात कारीगर काम कर रहे हैं, दिन रात मशीनें चल रही हैं और दिन रात सप्लाई हो रही है। डायमंड सिटी का ये हाल हीरा कारोबारियों के लिए तो खुशी का मौका है ही, रिकवरी का हाईवे पकड़ चुकी देश की इकोनॉमी के लिए भी गुड न्यूज है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो
तो देखिए, एक के बाद एक हम आपको गुड न्यूज़ बता रहे हैं और इसी कड़ी में एक और अच्छी खबर आपको बता दें कि देश की अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। तो जॉब भी मार्केट में आने वाले दिनों में गुलजार हो रहे हैं। अब लोगों की हायरिंग में इजाफा हो रहा है और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। क्यों अदिति? बिल्कुल ठीक कह रही हो। दरअसल टीम लीज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में हायरिंग गतिविधियों में 41% का इजाफा होगा। बढ़ोतरी का ये ट्रेंड वैसे तो लगभग सभी सेक्टर्स में दिखाई देगा, लेकिन इस दौरान आईटी और स्टार्टअप्स इस रेस में सबसे आगे रह सकते हैं। फेस्ट सीजन से इकोनॉमी में तेजी आई और वेडिंग सीजन ने इसकी रफ्तार को और बढ़ा दिया है। अर्थव्यवस्था को मिली बुलेट रफ्तार से बेरोजगारी कैसे घटी है, अब इसका भी जिक्र एक भरोसेमंद रिपोर्ट में किया गया है। महामारी से जुड़ी पाबंदियां हटने के बाद आर्थिक और कारोबारी गतिविधियों में तेजी से रोजगार तलाश रहे लोगों को गुड न्यूज मिलने वाली है। टीम लीज की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में नौकरियों में 41% इजाफा देखने को मिलेगा। ये तेजी ई कॉमर्स, टेक स्टार्टअप और रिटेल सेक्टर में मौके बढ़ने की वजह से होगी। जानकारों का भी मानना है कि इकोनॉमी में आई तेजी का असर अब नौकरियों में बढ़ोतरी के तौर पर सामने आएगा। आइए अब देखते हैं दिसंबर में किन सेक्टर्स में नौकरियां खोजने वालों की तलाश पूरी होने का दावा टीम लीज की रिपोर्ट कर रही है। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि आईटी सेक्टर में वैकेंसी 69% बढ़ेंगी, जबकि एजुकेशनल सर्विसेज में 64%, हेल्थ केयर एंड फार्मा में 61%, एफएमसीजी में 59%, ई कॉमर्स और टेक स्टार्टअप में 57%, रिटेल सेक्टर में 51%, लॉजिस्टिक्स में 47%, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा में 39% तक ज्यादा हायरिंग होगी। यानी हर एक सेक्टर में हायरिंग में अच्छी खासी बढ़ोतरी का अनुमान है। टीम लीज की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई-सितंबर के मुकाबले मौजूदा तिमाही में 3% ज्यादा हायरिंग होगी। इसके अलावा अगर किसी खास शहर में आपका नौकरी करने का इरादा है तो फिर टीम लीज की रिपोर्ट में कहा गया है दिसंबर तिमाही के दौरान सबसे ज्यादा 67% भर्तियां बेंगलुरु में होंगी। इसके बाद दिल्ली में 59%, हैदराबाद में 53%, पुणे में 46% और चंडीगढ़ में 43% ज्यादा नौकरियां मिल सकती हैं। हालांकि अभी तक हायरिंग का स्तर प्री कोविड स्तर के बराबर नहीं पहुंचा है, लेकिन राहत की बात है कि ब्लू कॉलर जॉब्स में 40% इजाफा होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आपको बिहार के गया लिए चलते हैं और एक अनोखा सा स्कूल दिखाते हैं। अब ये स्कूल अनोखा इसलिए है क्योंकि स्कूल तो ये आम है, जैसे बच्चे नॉर्मली स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक बैंक चलता है और ये बैंक बच्चों द्वारा चलाया जाता है और बच्चों के लिए चलाया जाता है। इस बैंक की खासियत क्या है, शगुफ्ता से जानते हैं। मतलब ये हुआ इस बैंक का कि मैनेजर भी छात्र और कैशियर भी छात्र हैं। इस चिल्ड्रन बैंक में आम बैंक्स की तरह ही पैसों का लेन देन किया जाता है। तो आप भी कीजिए इस बैंक की सैर और देखिए कैसे बच्चे बैंक चला रहे हैं। इस बैंक को चलाने का मकसद क्या है वो भी जानिए। बिहार के गया में डिहुरी मध्य विद्यालय देखने में बिल्कुल आम स्कूलों जैसा। आम स्कूलों की तरह बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, क्लासेस लगती हैं, खेलकूद और मनोरंजन के लिए आधी छुट्टी भी होती है। बच्चों के लिए झूलों का इंतजाम है, मतलब सब कुछ वैसा ही जैसा कि आम स्कूलों में होता है, लेकिन ये स्कूल खास है। खास इसलिए क्योंकि इस स्कूल में एक चिल्ड्रन बैंक चलता है और इस बैंक को स्कूल के बच्चे ही चलाते हैं। मैनेजर भी छात्र और कैशियर भी छात्र। इस बैंक में बच्चे ही पैसा जमा कराते हैं। 2-4 रुपए जो उनके पास होता है वो बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं। पेन, पेंसिल और किताब की जरूरत पड़ने पर ये बैंक बच्चों को पैसा मुहैया कराता है। और इस विद्यालय में एक नई पहल की गई है जिसमें आप देख रहे हैं बैनर में बच्चे यहाँ कर रहे हैं चिल्ड्रन बैंक। ये बिल्कुल एक अनोखा बैंक है, बच्चों का बैंक है। इसमें बच्चे क्या करते हैं कि अपने घर का बचत करके 2-4 रुपया इसमें बैंक में डालते हैं
इसकी सारी मॉनिटरिंग सिस्टम संचालन बच्चे ही कर रहे हैं, बच्चे ही मैनेजर हैं और कैशियर भी बच्चे हैं। मैं चिल्ड्रन बैंक की कैशियर हूँ और जो जैसे कि बच्चे चॉकलेट वॉकलेट खा लेते हैं तो इसमें बचत भी हो जाता है, जमा कर देते हैं। जिसकी बचत 2-3 रुपए है तो जमा कर सकता है। इस बैंक में सामान्य बैंक की तरह ही काम होता है। पैसा जमा कराने के लिए डिपॉजिट स्लिप है तो निकासी के लिए विड्रॉल स्लिप। पैसा कितना जमा हुआ, कितनी निकासी हुई, इसका पूरा ब्यौरा रखा जाता है। स्कूल के ही टीचर को बैंक का सीनियर मैनेजर बनाया गया है, लेकिन वो केवल निगरानी करते हैं, संचालन का पूरा जिम्मा छात्र ही संभालते हैं। ये बिल्कुल राष्ट्रीय बैंक प्रणाली के तहत ये सिस्टम संचालित हो रहा है। जैसे विड्रॉल फॉर्म भरना है, डिपॉजिट फॉर्म भरना है, बिल्कुल राष्ट्रीय बैंक की तरह ही फॉर्म छापा गया है, जिसमें बच्चे अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो भरते हैं और उसके तहत विड्रॉल फॉर्म के तहत ही बच्चे निकासी करते हैं और डिपॉजिट करते हैं। अब तक इस बैंक में 3,500 रुपए से ज्यादा जमा हो चुके हैं। सुनने में ये रकम भले ही छोटी लगे, लेकिन स्कूल के बच्चों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये रकम बहुत बड़ी है। इस बैंक की पाई बेशकीमती है। स्कूल में ज्यादातर छात्र गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं और उनकी माली हालत को देखते हुए ही इस बैंक का आइडिया आया और ये आइडिया टिहरी स्कूल के छात्रों की जिंदगी में बदलाव का जरिया बन रहा है। पंकज कुमार, गया, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको असाधारण जज्बे की कहानी दिखाते हैं। इस कहानी का ताल्लुक है उड़ीसा के एक गांव से, जहां की एक आशा वर्कर का नाम महिला शक्ति का ऐसा प्रतीक बन गया है जिसे दुनिया सलाम कर रही है। क्यों शिवांगी? बिल्कुल, ये कहानी है मतिल्दा की, जिनका चेहरा फोर्ब्स मैगजीन के पन्नों में चमक रहा है। और ये मुमकिन हो सकता है कि मतिल्दा के मजबूत इरादे की बदौलत ही, क्योंकि मतिल्दा की असाधारण कहानी जो है वो अब सबको प्रेरणा दे रही है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। साधारण परिवेश, साधारण रहन सहन, लेकिन काम इतना असरदार कि नाम आज फोर्ब्स की सूची में है। ये कहानी उन मतिल्दा कुल्लू की है जिनकी पहचान आज केवल एक आशा वर्कर की नहीं, बल्कि वो दुनिया पर असाधारण छाप छोड़ने वाली महिला बन चुकी है। मतिल्दा का नाम फोर्ब्स की सूची में शामिल किया गया है, जिस सूची में एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा और राधिका दुग्गल जैसे नाम शामिल हैं। ये मतिल्दा की जिंदगी की वो तस्वीरें हैं जिसमें उनके संघर्ष की कहानी छिपी है। जमीन पर और लोगों के बीच काम करना मतिल्दा की असल पहचान है। वो आदिवासी बहुल सुंदरगढ़ जिले के एक गांव में रहती हैं, जहां वो बीते 15 सालों से आशा वर्कर के तौर पर असाधारण काम में जुटी हैं। चाहे वो गांव के घर घर जाकर लोगों की सुध लेना हो या फिर मरीजों तक दवाई पहुंचाना, मतिल्दा हमेशा मुस्तैद रहती हैं। मतिल्दा का नाम फोर्ब्स की सूची में यूं ही शामिल नहीं हुआ है। कोरोना काल में उन्होंने जो असाधारण मेहनत की है और सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में उनकी जो भागीदारी रही, उसने उन्हें आज देश की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में लाकर खड़ा कर दिया है। पगार के नाम पर मतिल्दा को केवल 4500 रुपए महीना ही मिलता है। इसके बावजूद वो 1000 की आबादी वाले गांव के लिए आज सब कुछ है। बच्चों के टीकाकरण से लेकर स्वच्छता अभियान तक मतिल्दा ने अपनी गजब की छाप छोड़ी है। कोरोना काल में उन्होंने हर चुनौती का डटकर सामना किया। नेशनल फेडरेशन ऑफ आशा वर्कर की महासचिव ने सबसे पहले मतिल्दा के जज्बे को देखा और फिर ये कहानी दुनिया की सबसे ताकतवर महिला की कहानियों में शुमार हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिन लोगों का इरादा मजबूत होता है और इरादे बुलंद होते हैं, वो नई लकीर खींचते हैं। ऐसे लोग दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करते हैं और अपने लिए अलग जगह बनाते हैं। ऐसी ही एक और शख्सियत के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। क्यों नवजोत? बिल्कुल, और ये कहानी एक ट्रांसजेंडर
हिमांगी सखी की है, जिन्होंने हालात के सामने हार नहीं मानी बल्कि किस्मत को बदलने की ठान ली और आज वो उस मुकाम पर हैं जहां लोग उन्हें प्रणाम करते हैं। हिमांगी ने कथा वाचन को अपनी किस्मत बदलने का जरिया बनाया और वो 50 से ज़्यादा देशों में भगवत कथा कर चुकी हैं। जबलपुर में उनके कार्यक्रमों में भारी भीड़ भी जुटती है। दुनिया की पहली किन्नर भागवत कथावाचक हिमांगी सखी का ये भक्ति रस जबलपुर में बिखरा। मेरे श्याम सुंदर मेरे बिहारी जी, राधा रमण जी समझ जाते हैं। जितनी सखियां उतने कृष्ण, कृष्ण भगवान ने अपने आप को उतने ही कृष्ण बना लिए जितनी सखियां थी रास मंडल में। विश्व के 50 शहरों में भागवत कथा कर चुकी हिमांगी सखी की ये भागवत कथा संगीत के रंग से सजी थी। ये पहला मौका था जब जबलपुर के लोगों को किसी किन्नर कथावाचक से श्रद्धा और भक्ति के वचन सुनने को मिले। इस संगीतमय भागवत कथा में रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मेरे प्राण छूटे, मैं तो अपना जन्म सार्थक करने निकली हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि आप सब भी नर्मदा के बच्चे हैं, माँ नर्मदा के बच्चे हैं, माँ नर्मदा की गोद में स्थित है। हम सबको उस मार्ग में, भक्ति मार्ग में चलना चाहिए, क्योंकि भक्ति से ही शक्ति उत्पन्न होती है। आज तो बड़ौदा में जन्मी हिमांगी सखी मुंबई में पली बढ़ी हैं। नेपाल के पशुपति पीठ से उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि मिली है। महामंडलेश्वर बनने से पहले वो कई फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। आध्यात्म की तरफ झुकाव की वजह से वो वृंदावन चली आईं और वहीं से भागवत कथा वाचन की शुरुआत की। अब कई देशों में भागवत कथा करके हिमांगी ने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। जबलपुर से धीरज शाह, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो अपने देश में ना तो हुनर की कमी है और ना ही मजबूत इरादे वाले लोगों की। मध्य प्रदेश के सागर से हिंदुस्तान की इसी खासियत को बताने वाली एक कहानी अब हम आपको बताएंगे। ये कहानी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की है। शगुफ्ता, देखिए, इस इंजीनियरिंग छात्र ने एक इलेक्ट्रिक कार तैयार की है जो बड़ी बड़ी कंपनियों की ई कार से काफ़ी सस्ती है। छात्र का ये दावा है कि ये इलेक्ट्रिक कार 30 रुपए के खर्चे में 185 किलोमीटर तक चलती है। क्या बात है। शतक पार कर चुके पेट्रोल के इस जमाने में अगर आपको एक ऐसी कार का ऑप्शन मिले जिससे महज 30 रुपए में 150 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय की जा सके, तो इससे बढ़िया बात भला और क्या होगी। मध्य प्रदेश के सागर में मकरौनिया के रहने वाले हिमांशु भाई पटेल ने एक ऐसी ही 4 सीटर इलेक्ट्रिक कार तैयार की है जो न सिर्फ हद से ज्यादा किफायती है बल्कि इसका लुक भी विंटेज है। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि जब पेट्रोल वाली कार हो सकती है तो इलेक्ट्रिक कार क्यों नहीं हो सकती सस्ती। तो जैसे कि पेट्रोल बाइक भी आजकल बहुत महंगी आ रही, तो मैंने उसी के रेट में एक इलेक्ट्रिक कार बना दी। कार की कार और बाइक का रेट। हिमांशु ने सिर्फ 2 लाख की लागत से विंटेज लुक वाली इस कार को तैयार किया, वो भी सिर्फ 3 महीने। गांधीनगर के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हिमांशु ने अपने ज्ञान और कौशल से इको फ्रेंडली कार तैयार की। हिमांशु का दावा है कि कार को एक बार चार्ज करने पर 185 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है और इसमें सिर्फ 30 रुपए का खर्च आता है। खास बात यह है कि एक बार फुल चार्ज होने के बाद ये कार चलते चलते भी चार्ज होती है। कार में फास्ट चार्जर लगाया गया है। 3 से 4 घंटे में कार फुल चार्ज हो जाती है। कार में इलेक्ट्रॉनिक स्पीड मीटर लगाए गए हैं जो कार की स्पीड, बैटरी की पावर की जानकारी देता है। इसमें MCB बॉक्स भी लगाया गया है जो फॉल्ट आने पर ट्रिप हो जाएगा। फ्यूज का भी विशेष ख्याल रखा गया है।
ये पूरी 3 घंटे की चार्जिंग में फुल चार्ज होती है और ये 185 किलोमीटर चलती है और इसकी टॉप स्पीड 50 किलोमीटर है और ये 4 जन को आसानी से बैठ के चला सकती है। और इसको जैसे कि हम देख रहे हैं कि 15 लाख 16 लाख से स्टार्ट हो रही हैं जो इलेक्ट्रिक कार आ रही हैं, तो इसको मुझे सिर्फ बनाने में 2 लाख रुपए लगे हैं और इसको हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस नहीं लगता है और ये इसकी जो बॉडी डिज़ाइन है और चेसिस डिज़ाइन ही मैंने खुद किया है और पेंटिंग वर्क भी मैंने खुद ही से किया है। अब मैं इसको पेटेंट कराना चाहता हूँ कि मुझको एक ISO मार्क मिले जिससे मैं अपना आगे का स्टार्टअप शुरू कर सकूँ। कार में सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। कार में अलार्म लगा है जो कार को छूते ही बजता है, यानी कार की चोरी होने का खतरा भी न के बराबर है। सागर से हिमांशु शिव पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको कश्मीर लिए चलते हैं। फिजाएं बदल रही हैं, मौसम का जिक्र नहीं मैं कर रही हूँ, सचमुच वहाँ की फिजाएं बदल रही हैं, माहौल बहुत अच्छा हो रहा है। राज्य के राजौरी जिले का एक युवा जिसने कमाल कर दिया, और वो कमाल किया क्या है, शिवांगी बताइए जरा। बिल्कुल, गरीबी और सुविधाओं की कमी के बावजूद राजौरी के रहने वाले अमान जरी ने भारतीय अंडर 19 टीम में अपनी जगह बना ली है। अमान की इस कामयाबी पर अब पूरा राजौरी और कश्मीर खुश है। जूते के फीते कसकर मजबूत इरादों के साथ जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का अमान अपने अरमानों की उड़ान पर निकलने को तैयार है। अमान ने वो कर दिखाया है जो आज तक राजौरी के किसी युवा ने नहीं किया। अमान जरी को दुबई में खेले जाने वाले 4 नेशंस कप के लिए अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम में चुना गया है। ये टीम अगले महीने दुबई में होने वाले 4 देशों के क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलेगी। इस टूर्नामेंट में भारत के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और ओमान की टीमें हिस्सा ले रही हैं। अमान ने जो सपना देखा था वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। इसकी चमक उनकी आंखों में साफ झलकती है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बाहर की कंट्रीज़ में जा रहा हूँ, और ये जर्सी पहनना, टीम इंडिया का लोगो पहनना, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मुश्किलें तो काफ़ी आई क्योंकि हमारे जो राजौरी में जैसे आपको पता है कि नेट्स की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई क्रिकेट एकेडमी नहीं है, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है, और स्पोर्ट्स को लेके इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो फिर स्टार्टिंग में तो काफ़ी परेशानी आई मुझे क्योंकि क्रिकेट एकेडमी भी नहीं थी यहाँ पे। तो फिर मैंने चूज़ किया कि मैं क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान्स में जाऊँ। वहाँ पे मिस्टर ब्रूस एडम्स थे, तो मैंने उनके निगरानी में ही अपनी पूरी प्रैक्टिस को अंजाम दिया और आज इस मुकाम पर पहुँचा। अमान फिलहाल 11वीं के छात्र हैं और यहां तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है। क्रिकेट के साथ साथ पढ़ाई का बैलेंस बनाकर रखा है। अमान की उपलब्धि और भी खास इसलिए है क्योंकि जिस राजौरी जिले से आतंकवाद की खबरें आए दिन सुर्खियां बनती हों, वहां बिना किसी अच्छे माहौल, अच्छी एकेडमी के होते हुए भारत की अंडर 19 टीम में उन्होंने जगह बनाई है। राजौरी एक बैकवर्ड इलाका माना जाता है, इसमें पीर पंजाल इलाका एक माना जाता है। तो यहाँ से निकलकर इंडियन टीम में आना ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, और इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करना राजौरी से निकल के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतना स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई एकेडमी नहीं है, कोई नेट्स प्रोवाइड नहीं हो गए। तो यहाँ से निकलकर इंडियन टीम में आना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बेटा क्रिकेट के मैदान में अपना और देश का नाम रोशन करे, बस यही दुआ अमान के अम्मी और अब्बू भी कर रहे हैं। हमारी यही दुआ है कि मेरा बच्चा अल्लाह इसको कामयाब करे, और माँ बाप की यही दुआ होती है कि बच्चा किसी मकसद पे पहुँचे और बच्चा अल्लाह कामयाब करे। ये हमें फ़ख्र है कि ये इंडिया की टीम से खेल रहा है। ये हमारी दुआ बच्चे के साथ है। मैं जितना भी अपने JNK के जो मेरे भाई हैं उनका शुक्रिया नहीं अदा कर सकता कि जब से मेरा बेटा इस खिते से आया है, हर जगह से हर अपना तामन लोगों ने दिया, मीडिया का, और लोग हर बढ़ चढ़ के जो भी अब आदमी है मुझे वो मुबारकबाद दे रहा है, कह रहा है कि आपका बच्चा आया, या आपका बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा है। तो मैं बच्चे अपने को यही कहता हूँ कि बच्चा अपने इंडिया के लिए अच्छी तरह खेलना है और इंडिया का नाम रोशन करा के वहाँ से आना है। अमान के कंधों पर अपने साथ साथ केवल अपने अम्मी अब्बू के सपनों को साकार करने का जिम्मा ही नहीं है, बल्कि राजौरी के उन तमाम युवाओं की उम्मीदों का बोझ भी है जो युवा अमान में अब अपना हीरो देख रहे हैं।
तो यूथ को देख के जो हम लोग जो जिन लोगों के माइंड में रहता है कि नहीं स्पोर्ट्स के रिलेटेड कुछ नहीं हो सकता, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। जो आने वाली यूथ है हमारी जो इस तरीके से नशे और वहाँ ड्रग्स के चक्करों में पड़ी रहती है, उसके लिए ये बहुत बड़ा एक मोटिवेशन है कि एक डिस्ट्रिक्ट राजौरी का लड़का उठ के अगर बाहर जाके दुबई में या फॉरेन कंट्री में खेलता है, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है और आने वाली यूथ को ये बहुत बड़ा मैसेज है। कहीं ना कहीं जो हमारे बडिंग क्रिकेटर्स हैं, जो या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन लीजिए, हम क्रिकेट की ही बात नहीं करते, अब जो अच्छा खेल किसी भी शोबे में खेल रहा है, ख्वाह वो वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, तो इससे एक चीज़ सामने देखने को मिलेगी कि जो हमारा यूथ जो गलत राह पे निकल चुका था, वो कहीं ना कहीं वापस इस ग्राउंड की तरफ वापस आ रहा है। अमान की कामयाबी से साबित होता है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। टैलेंट ऐसे हालात में और निखर कर सामने आता है। जरूरत सही वक्त पर ऐसे हुनरमंदों को पहचानने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो खबरों के प्लेटर में बहुत सारी खबरें अभी भी आपका इंतजार कर रही हैं। कहीं जाइएगा मत, जल्द लौटेंगे। बने रहिए चाय पर चर्चा के साथ। चाय पर चर्चा आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जहां हम आपको दिखाते हैं सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज और अब आपको जंगल सफारी पर भी लिए चलते हैं। क्या आपने जंगल में बाघ को शिकार करते हुए देखा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है जिसमें एक बाघ शिकार के पीछे दौड़ता नजर आ रहा है। इस तस्वीर में शिकारी बाघ येलो थ्रोटेड मार्टिन यानी कि बीजू का पीछा करता नजर आ रहा है। कुछ ही देर में शिकार और शिकारी दोनों ही जंगल की घनी झाड़ियों में खो जाते हैं और इस तस्वीर को एक सैलानी ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। हम बता दें कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1288 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और यहाँ करीब 250 बाघ मौजूद हैं। पार्क प्रशासन का कहना है कि यहाँ अक्सर ऐसे तस्वीरें, ऐसे नज़ारे देखने को मिलते ही रहते हैं। जंगल में शिकारी बाघ की यादा देख सैलानी भी बहुत खुश हुए, झूम उठे और तस्वीर भी सोशल मीडिया पर लोगों ने काफ़ी पसंद की है। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं यूपी के मुरादाबाद, जहां पर खादी महोत्सव के रंग चढ़ रहे हैं। जी हाँ, महोत्सव में आप बेमिसाल हुनर से तैयार बेहतरीन चीज़ों को देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। दरअसल मुरादाबाद में आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हमारे देश की पहचान और शान खादी महोत्सव का आयोजन किया गया है और यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों के लाजवाब प्रोडक्ट्स लगाए गए हैं। ऑर्गेनिक फूड से लेकर ताज़ा शहद तक, एक से बढ़कर एक बेहतरीन परिधान तक यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। आज विश्व एड्स दिवस है। 1 दिसंबर की तारीख को पूरी दुनिया एड्स के खिलाफ जागरूकता वाले दिन के तौर पर मनाती है, देखती है। जागरूकता के इसी संदेश को लोगों तक पहुंचाने के मकसद से बाकायदा ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर एक बेहतरीन कलाकृति उकेरी है। पुरी के समंदर के तट पर इस कलाकृति को देखने के लिए लोग समंदर तट पर पहुंच रहे हैं। इस खूबसूरत कला की हर कोई तारीफ कर रहा है और इसमें छिपे संदेश को भी लोग संजीदगी से ले रहे हैं। तो हिंदुस्तान तीज त्योहारों का देश है। कई त्योहार ऐसे हैं जो पूरे देश में धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोक उत्सव भी हमारे देश की शान है। मेले जलसे भी हिंदुस्तान में खूब लगते हैं और आज हम आपको एक ऐसे ही खास उत्सव का नज़ारा दिखाने वाले हैं। बिल्कुल, ये मेला मूंगफलियों का है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, मूंगफलियों का मेला। इस मेले में भगवान शंकर के वाहन नंदी की पूजा की जाती है और ये मेला हर साल बेंगलोर में लगता है। इस मेले में भगवान नंदी से एक दिलचस्प कहानी भी जुड़ी हुई है, तो आप सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। ये खास तस्वीरें बेंगलुरु के बसवनगुड़ी इलाके में चल रहे अनूठे उत्सव की हैं। माहौल श्रद्धा भक्ति से भरपूर है। पूरे इलाके में भारी तादाद में पहुंचे लोगों का मेला लगा हुआ है। सिर्फ आसपास के इलाकों से ही नहीं बल्कि दूर दूर से आए लोग मंदिर में नंदी देवता की पूजा कर रहे हैं और मंदिर के बाहर मूंगफली खरीद रहे हैं। इस मेले का नाम ही है कडले कोई परिसे, यानी मूंगफली का मेला।
यहाँ बने मंदिर और मूंगफली से इसका रिश्ता काफी दिलचस्प है, जिसकी वजह से अरसे से यहाँ ये मेला लग रहा है। दरअसल बसवनगुड़ी की पहाड़ी पर बने मंदिर में भगवान बसवा यानी नंदी की विशाल मूर्ति है और लोग भक्ति भाव से नंदी देवता की आराधना करते हैं। ये मौका खास इसलिए है क्योंकि इस वक्त किसान यहाँ अपनी पहली फसल भगवान को समर्पित करने के लिए आते हैं। जानकारों के मुताबिक ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। उस वक्त इस इलाके के गांव में बड़े पैमाने पर मूंगफली की खेती की जाती थी, लेकिन फसल को एक बैल तबाह कर देता था। कहा जाता है कि किसानों ने बैल से फसल का नुकसान नहीं करने का अनुरोध किया और चढ़ावे में पहली फसल देने का वादा किया। बैल ने लोगों की प्रार्थना कबूल कर ली और वहां से चला गया। इसके बाद वहां एक मूर्ति मिली जिसे मंदिर बनाकर यहां स्थापित कर दिया गया। तब से यहां लगातार कार्तिक महीने के आखिरी सोमवार से 3 दिन का मेला लगता है और किसान मूंगफली की पहली फसल लाकर यहां देवता को अर्पित करते हैं। It is an excellent place where we know our culture and how in India what are the types of festivals are happening and what is the purpose and what is also the basic requirement on which this festival itself is born. Yeah, I'm very happy with the festival. And today's generation, they don't know many of our festivals. This is a very good platform to showcase our festivals. मेले से एक दिन पहले ही कर्नाटक में मूंगफली की खरीद बिक्री शुरू हो जाती है। किसान यहां आते हैं और सीधे आम लोगों को मूंगफली बेचते हैं। समय के साथ मेले का रंग बदला है और अब यहां मूंगफली के अलावा और भी चीजों की खरीद बिक्री होने लगी है। लेकिन खास बात यह है कि इस मेले में कर्नाटक की ग्रामीण सभ्यता संस्कृति का दीदार होता है, जो बेंगलुरु में शायद और कहीं मुमकिन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बसवनगुड़ी, बेंगलुरु। गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको विदेश की सैर पर लेकर चलते हैं। आपने लोगों को समंदर की गहराई नापते कई बार देखा होगा, आसमान की ऊंचाई छूते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा जुनून जो सक्रिय ज्वालामुखी की सैर पर निकल पड़ा है। नवजोत, वैसे तो सैर पर आप लेकर जाती हैं बट ये खतरनाक नजारा आप ही दिखा रहे हो। मुझे ये जिम्मा दिया है तो दिल थाम के आप बैठ जाइए, क्योंकि कारनामा जो हुआ है वो वाकई दिल थाम कर बैठने वाला है। इटली के आसमान पर जहां पर एक विंग सूट पायलट वल्कारिया ज्वालामुखी की हवाई परिक्रमा की न केवल उसने ठानी बल्कि उसको पूरा भी किया, और उनका ये कारनामा देखकर पूरी दुनिया सलाम कर रही है उन्हें। ना कुछ कहने की जरूरत है, ना सुनने की, बस देखते जाइए। जमीन के इस बाशिंदे ने आज आसमान में अपने हुनर के झंडे गाड़ दिए हैं। हवा से बातें करते इस विंग सूट पायलट का नाम है सेबेस्टियन एलावेरेज, और ये इस वक्त चिली के आसमान में ऐसा कारनामा कर रहा है जिसे आज तक कोई नहीं कर पाया। छत्तीस साल का ये पूर्व मिलिट्री पायलट इस वक्त वल्कारिया के उस सक्रिय ज्वालामुखी के ऊपर से उड़ान भर रहा है जिसकी राख की गर्मी भी हवाओं को सुलगाने का दम रखती है। इसी के साथ सेबेस्टियन एलावेरेज दुनिया के इकलौते ऐसे हवाई गोताखोर बन गए हैं जिन्होंने सक्रिय ज्वालामुखी के ऊपर इस अंदाज में उड़ान भरी। इस मिशन के लिए एलावेरेज 1 साल से तैयारी कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ज्वालामुखी के धुएं, एयर प्रेशर और हवा की रफ्तार से तालमेल बिठाने का अभ्यास किया।
एला वेरेस की इस एयर डाइव को सफल बनाने में नेविगेटर ने भी अहम भूमिका निभाई। क्रेटर के 200 मीटर के व्यास के ऊपर से इस तरह उड़ना आसान नहीं था, लेकिन नेविगेटर के सटीक कैलकुलेशन ने इसकी भी राह तैयार कर दी। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब एला वेरेस ज्वालामुखी क्षेत्र में 10 मीटर ऊंचाई तक पहुंचे और फिर 180 किलोमीटर की रफ्तार से तेजी से बाहर निकल गए। कहते हैं मंजिल चाहे कितनी भी मुश्किल हो, अगर खुद पर भरोसा और मन में लगन हो तो फतह निश्चित है। आसमान में कामयाबी की अद्भुत कहानी इस बात की मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जाने का मन तो नहीं है लेकिन जाना तो पड़ेगा। जब जाएंगे तभी वापस आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, आपको ढेरों सारी खबरें यहाँ पर सजा कर देंगे। क्यों शगुफ्ता? मुझे इमोशनल मत कर लेकिन मैं जाऊंगी कल, तभी आऊंगी ना। देखियो, शादियों का सीजन है और पंजाबी जिन्हें ना सुन लो मेरी गल कान खोल के, चाह दे नाल यार भाजी भुजी भेज दिया करो शो दे विच। तो कल की मुलाकात के लिए आज के लिए गुड बाय, टाटा। खबरों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा गुड न्यूज़ टुडे पर, लेकिन चाय वाली मुलाकात कल फिर से होगी आपके साथ। बिल्कुल, और चाय की मुलाकात का स्वाद और मज़ा तभी आता जब शगुफ्ता वाली फरमाइश पूरी हो। तो मेरी भी यही फरमाइश है, प्लीज़ हाजी आज आइए, बहुत अच्छी है। ब्याह जोड़े बहुत बहुत बधाइयाँ। कैटरीना और विक्की की भी शादी हो रही है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ से भी भाजी आए। चलिए, कल मुलाकात होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।